गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग बच्चों। ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं भाई? जल्दी बताओ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। बताओ भैया, सभी को आवाज आ रही है? चलो, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज हमारा एटीएम बैच में नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। चलो बेटा, जल्दी से सभी लोग। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चकाचक चल रहा है, बहुत बढ़िया। नीलांचल शुरू हो चुकी है, नीलांचल शुरू हो चुकी है बेटा। आज होगी हमारी। कल एक दो दिन से थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, लैपटॉप अपडेट मोड में चला गया अपने आप ही, तो वो सही नहीं हुआ। उसके बाद उसको सही करवाया, तो अब सब कुछ ठीक है। और आज हमारी स्टैटिक जीके की क्लास है। डांसेस में हम लोग कवर कर चुके हैं, वहां पर अपना कवर कर चुके हैं। हाँ, जो क्लासिकल डांसेस है वो हो चुके हैं। आज हम करेंगे फोक डांसेस को, ठीक है? तो 9 बजे क्लास है हमारी स्टैटिक जीके की, वहां मिलेंगे। चलो अभी शुरू करते हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स की क्लास। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पार्ट 1 है। ये क्या है बच्चों? पार्ट 1। तो ये है पार्ट 1 फंडामेंटल राइट्स में। और उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो भी हमारे एटीएम के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे एटीएम के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी ध्यान से देखें बेटा। अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है और एटीएम ज्वाइन कर लिया है गलती से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? एटीएम वेस्ट नहीं जाएगा, एटीएम काम आ जाएगा, पर उससे पहले थ्योरी कवर होनी जरूरी है, तब प्रैक्टिस कर पाओगे। यहां पे जो भी बच्चे हैं एटीएम में, वो ऑलरेडी थ्योरी पढ़ रखे हैं, इसलिए फटाफट से जवाब देते हैं। तो जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लें, ताकि टाइम रहते हुए बेसिक्स क्लियर हो जाए, एडवांस तक पहुंच जाओ, और एग्जाम आते आते सिलेबस खत्म, और उसके बाद सीधे एग्जाम दो बढ़िया तरीके से, ठीक है? बाकी जिसने थ्योरी कर रखी है वो सही जगह पर है, एटीएम में। और ये हमारा पहला क्वेश्चन लंबा है, इसको देख के लुप लुप नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इन विच ईयर आर्टिकल 21A हैज बीन इंक्लूडेड थ्रू द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, under which the provision of free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14 years is considered as a fundamental right। भारत के संविधान में 86th अमेंडमेंट के माध्यम से अनुच्छेद 21A को किस वर्ष शामिल किया गया है? ईयर पूछा है, जिसके तहत, और ये जो 21A है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है। तो बेटा बेसिक बात यह है, तुम्हें बता दिया गया 21A के अंदर क्या है वो भी बता दिया, यह भी बता दिया कि अमेंडमेंट हुआ था 86। वो ईयर पूछा है कि किस ईयर में अमेंडमेंट हुआ है। शाबाश, जवाब आने लगे हैं, क्योंकि थ्योरी क्लियर है। वेरी गुड, 2002 में। तो भैया तुम सब जानते हो कि 86th अमेंडमेंट ईयर 2002 में आया है। और जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, पूरी की पूरी बात तो इन्होंने लिखी दी है, एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ जगह ही बचे नहीं। तो 86th अमेंडमेंट 2002 में यह बोला गया है कि भैया एक तो हम नया आर्टिकल ऐड कर रहे हैं 21 और 22 के बीच में 21A, और 21A में हम ऐड कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच की है, ठीक है? तो उन सभी बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच की है, उन्हें सरकार की तरफ से, अब वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी तरफ से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। पर याद रखना, यह पूरी स्कूलिंग नहीं मिलेगी, स्कूल की पूरी शिक्षा नहीं मिलेगी। 6 से 14 वर्ष के बीच में पहली से 5वीं क्लास तक की, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा मिलेगी।
ताकि प्राथमिक शिक्षा से क्या होगा कि बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाएगा, उसके बाद वो अपना जोड़ हिसाब किताब कर लेगा, सोसाइटी में सरवाइव कर पाएगा। तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो सभी बच्चों के लिए जरूरी है ताकि सोसाइटी में वो सरवाइव कर पाए, समाज में वो जी पाए, रह पाए। तो 86th अमेंडमेंट 2002, तो हमारा आंसर हो गया 2002। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर इंटरेस्टिंग है। As per the Constitution of India, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of how many hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate। सीधी बात यह बोली गई है कि भारत के संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है तो हर व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, और जिसमें जब पेश किया जाता है तो इसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा। भाई सीधी बात है, यहां पर हो रही है बात किस चीज की, यहां पर हो रही है बात आर्टिकल 22 की। फंडामेंटल राइट्स में तुम सब जानते हो, फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार जो है, हमारे फंडामेंटल राइट्स वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। तो याद रखना बेटा 12 से 35 के बीच में 22 तो आएगा ही, और इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी जब आपको अरेस्ट किया जा रहा हो तो आपके पास कौन कौन सा प्रोटेक्शन है, किस तरह की फ्रीडम है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, तो जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा हो तो आपके पास 3 तरह का प्रोटेक्शन है, 3 तरह का प्रोटेक्शन है। और मैं आप सबको बता रहा हूं, पहला प्रोटेक्शन तो यह है कि जब भी आपको कोई गिरफ्तार करने है, कोई भी अथॉरिटी, चाहे नॉर्मल पुलिस है, चाहे सीबीआई है या एनआईए है, कोई भी आपको अरेस्ट करने आ रही है, सबसे पहले तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया मुझे अरेस्ट वारंट दिखा दो। अरेस्ट वारंट कोर्ट इशू करता है कि भैया इस बंदे को पकड़ के लाओ, कस्टडी में लो, यानी कोर्ट इशू करता है अरेस्ट वारंट। तो अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आया है तो सबसे पहले आप मांगोगे अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी वारंट दिखा दो भाई, वारंट दिखा दो, यानी उसमें पता चल जाएगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो भैया एक तो आप मांग सकते हो अरेस्ट वारंट, पहली सुरक्षा तो यह है कि अरेस्ट वारंट मांगो। अगर उसके पास, उस अथॉरिटी के पास अरेस्ट वारंट नहीं है, मतलब वो उस वक्त आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। याद रखना, यह आपको अपना अधिकार जान लेना चाहिए कि अगर कभी आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज हो जाए, ऐसी कोई हरकत हो जाए कि आपको अरेस्ट करने आ रही है पुलिस, तो सबसे पहले आप मांगेंगे अरेस्ट वारंट के साथ, मुझे अपना रीजन बता दीजिए कि किस वजह से मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, अब अगर आपको अरेस्ट कर ही लिया है, जब मान लो आपको अरेस्ट कर ही लिया है, तो विद इन 24 आवर्स, आप समझ में आया, तो मैं आंसर तो पता चली गया, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है, जज है, उसकी अदालत में आपको ले जाया जाएगा 24 घंटे के अंदर। हो सकता है कि पुलिस वाले बोले यार इसको 22 घंटे तो अंदर रखो, कोर्ट तो बगल में ही है, इसको 22 घंटे के बाद ले चलेंगे। तो 22 घंटे तुम्हारे खराब होने, क्योंकि उस अथॉरिटी को, उस डिपार्टमेंट को यह हक है कि वो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के सामने पेश करे। अब वो चाहे 24 घंटे में ही क्यों ना करे, 23 घंटे तो आपको जेल में रख सकते हैं वो। तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना, ठीक है। तो दूसरा अधिकार क्या है आपका कि 24 घंटे के अंदर वो अथॉरिटी जिसने आपको अरेस्ट किया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और तीसरी कंडीशन, ध्यान से देखो बेटा, तीसरी कंडीशन यह है कि मान लो आपको अरेस्ट कर लिया, वारंट भी था, और अब आपको ले गए मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, तो आप मान लो गरीब हो, है ना, वैसे तो हम सभी गरीब हैं, गरीबी है भाई, पैसे की बात नहीं हो रही बस। तो ध्यान से देखो यहां पे तीसरा पॉइंट कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अफोर्ड ना कर पाए अपना वकील, क्योंकि कोर्ट में तो केस चलेगा और हमें वकील हायर करना पड़ेगा, तो मान लो आप जानते हो कि यार प्राइवेट वकील की फीस बहुत ज्यादा होती है, प्राइवेट वकील की फीस बहुत ज्यादा होती है,
अंशिका, अंशिका बेटा अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले ही नहीं है इसलिए मिलेंगे नहीं। एक बार 3-4 सब्जेक्ट्स हमारे खत्म हो या 2-3 सब्जेक्ट्स खत्म हो तो उसके बाद डालना शुरू करूंगा। अभी सिलेबस खत्म करने पर जोर है हमारा, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलो तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या है? मैंने आपको यह बोला कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अब गिरफ्तार तो हो गया, कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में तो केस चलेगा, तो केस चलाने के लिए आपकी तरफ से केस को लीड करने के लिए वकील होना चाहिए। तो वकील आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट वकील की बहुत फीस होती है। तो आप देखो ध्यान से, जब आप अपनी चॉइस का वकील हायर नहीं कर सकते, आपके पास ये तीसरा राइट है, जब आप अपनी पसंद का वकील हायर ना कर सकें, अपनी पसंद का लीगल प्रैक्टिशनर, इसको इंग्लिश में बोल देंगे लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर हायर ना कर सकें क्योंकि उसकी फीस ज्यादा होती है, तो आपको मुफ्त में, फ्री में लीगल एड मिल सकती है, कानूनी मदद मिल सकती है, लीगल एड मिल सकती है। आपको सरकारी वकील मिल जाएगा बच्चों, आपको क्या मिल जाएगा? सरकारी वकील, गवर्नमेंट एडवोकेट, सरकारी वकील मिल जाएगा, जो शायद जिसको फर्क पड़ता हो कि आप हारो या जीतो, क्योंकि उसके पास तो महीने की सैलरी आ ही जानी है। तो जो सरकारी वकील होते हैं, लोग उनको केस देने से बचते हैं क्योंकि उनके पास सैलरी आनी है, आपकी फीस का इंतजार नहीं है उसको। वो सरकारी वकील है, उसकी अपनी सैलरी है, तो महीने में सैलरी आ जाती है, अब वो केस हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है। जब प्राइवेट वकील होते हैं तो प्राइवेट वकील क्योंकि पैसे ले रहा है तो उसके ऊपर दबाव होता है कि यार मुझे केस जीतना चाहिए, तो यहां कोई दबाव नहीं है, तो आपको सरकारी वकील मिल जाता है। पर सरकारी वकील कई सारे अच्छे भी होते हैं जो अपनी जी जान लगा देते हैं अपने क्लाइंट को, जो सरकार ने तय करके दिया है उसको आजाद करवाने के लिए, अगर उन्हें लगता है कि यार ये तो निर्दोष है, तो अच्छे लोग भी हैं। तो सरकारी वकील आप हायर कर सकते हो फ्री में। अगर आप अपनी पसंद का वकील हायर ना कर पाओ तो आप सरकारी वकील हायर कर सकते हो, ये तीसरी कंडीशन है। तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है भैया 3 तरह का, अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, समझ में आया बच्चों? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता तो चल गया 24 आवर्स का टाइम चाहिए भाई, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना होगा। पर एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ये जो टाइम है, जैसे मान लो आपका घर यहां पर है, पुलिस स्टेशन यहां पर है, ठीक है, और कोर्ट यहां पर है, तो आपको गिरफ्तार किया घर से, आपको पुलिस ले गई पुलिस स्टेशन, वहां पे आपको जेल में डाल दिया, और उसके बाद फिर आपको ले जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में। पर याद रखना, ये जो घर से पुलिस स्टेशन में देखो, घर से पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से कोर्ट, ये जो टाइम है ये कैलकुलेट नहीं होता, ये 24 घंटे में कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक जैम वगैरह लग जाए, पता चला 4-5 घंटे ट्रैफिक में ही निकल गए, 4-5 घंटे ट्रैफिक में ही निकल गए, आपको लगेगा अरे वाह ट्रैफिक में ही निकल गए 4-5 घंटे, तो 24 में से 4 घंटे तो वैसे ही खत्म हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ये जो घर से ले जाना पुलिस स्टेशन तक, फिर पुलिस से कोर्ट तक, ये टाइम जो है, यानी आपके और कोर्ट के बीच में जो भी टाइम लग रहा है बाहर आने जाने में, उसको इंक्लूडेड नहीं किया जाता 24 घंटे के अंदर, ठीक है। कस्टडी में 24 घंटे में होने चाहिए, कस्टडी में 24 घंटे होने चाहिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार की गारंटी भारत के संविधान द्वारा नहीं दी गई है, यानी कौन नहीं है? जल्दी बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट टू, बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है, हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है।
बफरिंग हो रही है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। अभी सही हो जाएगा। चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके श्रुति ओके, वेट 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 वेट, तुम्हारी कंप्लेंट को हम भेज देते हैं टीम के पास। चलो चलो बेटा ठीक है। तो यहां पर हमें पता चल गया राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। तो याद रखना बेटा, क्योंकि हमारे, तुम सब जानते हो हमारे संविधान के पार्ट 3 में, हमारे संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, और ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में याद रखना। पार्ट 3 जो है हमारा, भाग 3 जो है, उसमें हमारे मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, ठीक है। पर याद रखना एक्चुअल में जो फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं वो 14 से शुरू होते हैं और 32 पे खत्म हो जाते हैं। यानी 12, 13, 12 और 13 और इधर 33, 34, 35 में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है, एक्स्ट्रा कंटेंट है, पर एक्चुअल में जो फंडामेंटल राइट्स है वो यहां पर है 14 से 32 के बीच में। और आज के टाइम में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और वो 6 फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले आप सब जानते हैं कि राइट टू इक्वालिटी है, यानी समानता का अधिकार है ना भाई, समानता का अधिकार है। उसके बाद हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी फ्रीडम का राइट है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास, राइट टू फ्रीडम है। उसके बाद हमारे पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से बचने का अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, या एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, कुछ भी कह लो। और यहां पे हम लिख सकते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ये हमारे पास एक है, ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि 6 तो हो जाएगा हमारे पास, 6 तो हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भैया ये भी हमारे पास है, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसमें कहीं पर भी पेशे का अधिकार, राइट टू प्रोफेशन, तो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है भाई, तो आंसर हो गया डी। पर एक बार अपने दिमाग में बिठा लो बच्चों, आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24,
23 एंड 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास 25 से 28 और अपना शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स आर्टिकल 30 और 32 में 31 में तो राइट टू प्रॉपर्टी होता था, अब नहीं है, तो वो आर्टिकल भी अभी किसी काम का नहीं फिलहाल ज्यादा। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट। तो ये है हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स और आंसर हो गया डी। चलो बेटा, द आइडिया ऑफ पासिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताओ बेटा, कहां से लिया है हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट? कहां से लिया है? मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? बहुत बढ़िया, अमेरिका से, यूएसए से। तुम सब जानते हो कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। यूएसए से हम लोगों ने सबसे पहले, हम इसी को लिख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिए हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट ली है, राष्ट्रपति की पोस्ट ली है। उसके बाद हम लोगों ने लिया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट यानी उपराष्ट्रपति की पोस्ट भी यहीं से ली। उसके बाद हम लोगों ने ली है यहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, यानी ना तो विधायिका का, लेजिस्लेचर का, ना ही एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा जुडिशरी के कामकाज में, न्यायपालिका की कामकाज में। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायिक व्यवस्था है बिल्कुल स्वतंत्र। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहीं से लिया, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया। उसके बाद यानी सुप्रीम कोर्ट आज जिस संरचना के साथ है कि 1 CJI और 34 अदर जजेस, इस तरह का जो कुछ कॉन्सेप्ट है ये यूएसए में है, तो हमने वहीं से बोरो किया है। और उसके बाद हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर केंद्र सरकार कोई गलत कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि उस कानून की जांच करके अगर वो सही है तो उसे बने रहने दे, और अगर वो बेकार है, संविधान के हिसाब से नहीं है, तो उसे रद्द कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू के अंडर राइट है। और सेम राइट हाई कोर्ट को मिला हुआ है, राज्य सरकार अगर ऐसा कोई कानून बनाए तो उसे खत्म करने के लिए। तो जुडिशियल रिव्यू हो गया। उसके अलावा यहां पे हमने लिया है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि संविधान की समरी है, संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। और उसके बाद हमने यहां पर लिया है, ध्यान से देखो, हमने यहां पर लिया है प्रियम्बल के अलावा कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, हमने लिया है राष्ट्रपति का महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। भाई जब प्रेसिडेंट की पोस्ट यूएसए से ले रहे हो तो उन्हें कैसे निकालना है वो तरीका भी तो यूएसए से ही लेंगे। और सिर्फ प्रेसिडेंट क्यों, सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जज साहब वगैरह भी हैं, जज साहब भी हैं। तो देखो, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, ये एक साथ याद कर लेते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस को भी उनकी गद्दी से निकालना। तो ये सब हमने कहां से लिया है, यूएसए से, ठीक है भाई। कनाडा से हमने क्या लिया है तुम सबको मालूम है, कनाडा से तो हमने क्या लिया है, हमने लिया है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, के मजबूत केंद्र के साथ संघवाद, ये हमने लिया है। और कनाडा से हम लोगों ने लिया है गवर्नर्स होंगे राज्यों में, ताकि सेंटर गवर्नर्स के थ्रू राज्यों को कंट्रोल कर सके, ये कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से 3 चीजें, एक तो सेंटर और स्टेट में रिलेशंस कैसे होंगे, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे होंगे, दूसरा प्रियम्बल की भाषा कैसी होगी, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट, समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट, की ऐसे मुद्दे रखे जाएं जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाए, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये भी हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से 3 चीजें ली थी हमने काम की। फिर इंग्लैंड से तो हमने जो लिया तुम्हें मालूम है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप। उसके बाद हम लोगों ने वहां से लिया है रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। उसके बाद हम लोगों ने वहां से लिया है रिट्स यानी रेमेडीज यानी इलाज अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। उसके अलावा हमने वहां से कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स यानी मोदी जी और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है उसे कैबिनेट मीटिंग बोलते हैं, तो कैबिनेट वही हुआ, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद हम लोगों ने लिया नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट कि हमारे देश का सुप्रीम हेड
नाम मात्र का शासक होगा, एक्चुअल पावर्स होंगी प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, और अमेरिका से हमने ये सारी चीजें ली हैं, जिसमें एक चीज शामिल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या भैया, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन्ड? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई? जल्दी बताओ। आज पार्ट 1 आया है, कल पार्ट 2 आएगा। ठीक है, छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए जरूरी है। बहुत बढ़िया। पार्ट 3 में अब तुम मुझे यहां पे एक जवाब दोगे, मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज बताई थी। पार्ट 3 में आर्टिकल 35 तक, यानी 10 फंडामेंटल राइट्स हैं, और हमें यह भी मालूम है कि आज के टाइम हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। बात यह है कि पार्ट 3 को एक टैग दिया जाता है। किसी को मालूम है कि मैंने तुम्हें बताया था पार्ट 3 को कुछ कहा जाता है? बताओ। डैश ऑफ इंडिया। डैश ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। बताओ भाई, बताओ। पार्ट 3 को किस टैगलाइन से जाना जाता है? मैंने बताया था ना, इंग्लैंड का एक राजा हुआ करता था, किंग जॉन। उसने अपनी जनता को पहली बार कुछ मौलिक अधिकार अभी आया क्या भाई? अभी आया क्या? हाँ यार, आज पता नहीं कैसी बफरिंग हो रही है। आज तो सब कुछ ठीक है, आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। बाकी क्लासेस भी चली हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वेरी गुड। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, मैग्ना कार्टा। तो पार्ट 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, भारत का मैग्ना कार्टा। यानी पार्ट 3 में क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है पूरी की पूरी, तो पार्ट 3 को बोल दिया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो भैया, भयंकर भयंकर बफरिंग थी। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, टेक्निकल ग्लिच है यार, क्या कर सकते हैं, हो जाता है कई बार। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो सेशन को मैं दोबारा से रिपीट करके इसको डलवा देंगे वहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कौन से आर्टिकल्स में, कौन से अनुच्छेदों में, संविधान के कौन से अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? बताओ। बहुत बढ़िया, आर्टिकल 12 से 35। और अब तुम सब जानते हो ये पार्ट 3 में है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। पार्ट 3 में 12 से 35। पर एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स कौन से 2 आर्टिकल्स के बीच में? बताओ जरा, जल्दी बताओ। एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स के बीच में? 12 से 35 के बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी है। एक्चुअल में कौन से हैं? 12 से 35 नहीं है। 12 से 35 तो ऐसे रफली बोल दिया। एग्जैक्टली कौन से आर्टिकल्स के बीच में? 14 to 32। वेरी गुड गायत्री, रजत, माही, शरण, वेरी गुड। चलो तो भैया यहां पर हो गया, यहां पर हो गया हमारे पास 14 से 32 के बीच में एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी से शुरू होता है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे खत्म होता है। समानता का अधिकार से शुरू होता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार पे खत्म होता है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। बाकी तुम जानते हो 5 से 11 तो सिटीजनशिप है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2। इसमें 5 से 11 क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता। ये नागरिकता है, सिटीजनशिप। और 36 से 51 पार्ट 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 52 to 78 में यूनियन के कुछ पॉइंट्स हैं। यूनियन मतलब केंद्र सरकार के कुछ पॉइंट्स, जैसे इसमें राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, पीएम है, तो कई सारे तीन चार चीजें हो गई यहां पे 52 से 78 में। चलो बेटा आंसर हो गया हमारा आर्टिकल 12 टू 35, बिल्कुल आर्टिकल 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया व्हाट इज एज अलाउड टू गेट फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट? भारत में फैक्ट्री में रोजगार पाने के लिए कितनी उम्र की अनुमति है? इन इंडिया व्हाट इज एज अलाउड टू गेट फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट? अगर फैक्ट्री में काम करना है तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए बताओ? ये पढ़ा है हम लोगों ने भाई, तुम सब जानते हो आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार में है आर्टिकल 24, जिसमें बोला हुआ है कि यहां पर 14 वर्ष की आयु से कम का कोई भी बच्चा, 14 वर्ष की उम्र से कम आयु का बच्चा है, 14 वर्ष की उम्र से कम उम्र का बच्चा के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री यानी मिल कारखाना या माइन यानी खदान या फिर दूसरे किसी खतरनाक काम में रोजगार नहीं दे रहा है, दूसरे किसी खतरनाक काम में रोजगार नहीं देना है, खतरनाक क्षेत्र में रोजगार या नौकरी या एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं देना है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह हो गई, वहां पर भी बच्चों को नहीं रख सकते, क्योंकि पता चला सामान उठाते उठाते बिल्डिंग पे चढ़ रहा है और बिल्डिंग से गिर गया डिसबैलेंस होकर। तो 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में या किसी भी ऐसे हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में रोजगार नहीं देना है। ठीक है, तो 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे को तो नहीं देना है। तो यानी 14 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा है वो काम कर सकता है। तो यानी भारत में अगर फैक्ट्री में किसी को रोजगार चाहिए तो कम से कम 14 वर्ष की एज तो हो। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी फैक्ट्री, माइन वगैरह में काम नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर? क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा वो राइट टू एजुकेशन 21A में, भाई 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को तो पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो जहां एक तरफ पढ़ने का मौका दिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पे कैसे लगा सकते हैं? 6 से 14 के बीच में तो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन लेगा। ठीक है, तो चलो बेटा ये हो गया 14 इयर्स। नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइज अंडर। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? कौन से आर्टिकल के अंडर है बताओ? कौन से आर्टिकल में माइनॉरिटीज के हितों की सुरक्षा की जा रही है, उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 29, कुछ लोगों ने बढ़िया जवाब दिया आर्टिकल 29, कुछ तो आर्टिकल 15 बोल रहे हैं। आर्टिकल 29 देखो बेटा इसमें क्या है। आर्टिकल 29 में 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो। आर्टिकल 29 में ये बोला गया, पहला पॉइंट तो ये कि अगर हमारी, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में ऐसा कोई सेक्शन है, देखो भाई, ऐसा कोई सेक्शन ऑफ पीपल यानी लोगों का ऐसा एक समूह, ध्यान से देखो बेटा, ऐसा कोई सेक्शन ऑफ पीपल यानी ऐसा कोई समूह लोगों का, ऐसा कोई सेक्शन ऑफ पीपल जिनकी अपनी लिपि हो, जिनकी अपनी, उस समुदाय की, उस ग्रुप की, लोगों के ग्रुप की अपनी लिपि हो, जिनकी अपनी लिपि हो, भाषा हो और
संस्कृति हो यानी कल्चर हो। ध्यान से देखो, ऐसा कोई समुदाय है लोगों का जिनकी अपनी लिपि, अपनी स्क्रिप्ट है, अपनी भाषा मतलब अपनी लैंग्वेज है, अपनी संस्कृति मतलब अपना कल्चर है। ठीक है भाई, इस लिपि को क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। भाषा को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। और संस्कृति मतलब कल्चर। तो अगर ऐसा कोई समुदाय है भारत में जो माइनॉरिटी है यानी अल्पसंख्यक है, यानी 50% से कम पॉपुलेशन है उसकी, और उसकी अपनी लिपि है, अपनी स्क्रिप्ट है, अपनी भाषा है, ठीक है, यानी अपनी लैंग्वेज है और अपना कल्चर, अपनी संस्कृति है, तो वो इन्हें कंजर्व कर सकता है। तो वह व्यक्ति इन्हें कंजर्व कर सकता है, इन्हें बचा सकता है आने वाली जनरेशन के लिए। इन्हें कंजर्व कर सकता है, बचा सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है भाई, तो याद रखो, अगर ऐसा कोई अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटी ग्रुप है, जैसे पंजाबी, देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या बताया, हमारे जो सिख लोग हैं, हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे सिख भाई अल्पसंख्यक हैं, उनकी अपनी एक लिपि है, गुरमुखी लिपि, उनकी अपनी एक भाषा है, पंजाबी भाषा, उनका अपना एक कल्चर है, अपनी संस्कृति है। तो वो इन सबको मेंटेन करने के लिए कई सारे स्कूल्स चलाते हैं, जहां पर उनकी एक गुरमुखी स्क्रिप्ट बताई जा रही है, जहां पे पंजाबी लैंग्वेज सिखाई जा रही है, जहां पर उनकी संस्कृति, उनके कल्चर से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो याद रखना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं माइनॉरिटीज और अपनी चीजों को कंजर्व कर सकते हैं। यानी सीधी बात है, आर्टिकल 29(1) में तो यही बोला गया है कि भैया अगर कोई ऐसा समुदाय है हमारे भारत में जो अपने आप को माइनॉरिटी कंसिडर कर रहा है, पर उसके पास अपनी स्क्रिप्ट है, अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, तो वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाओ, स्कूल या कॉलेज वगैरह बनाओ, उसमें ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, अपने समाज की सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दो, लिपि, लैंग्वेज, संस्कृति, और उसके बाद जनरेशन बाय जनरेशन चीजें पास ऑन होती गई। जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा याद रखना, 29(1) में तो यही बोला हुआ है कि अगर देश में अल्पसंख्यक जो हमारे हैं, माइनॉरिटीज जो हमारे हैं, उनको ये राइट मिला हुआ है कि अगर उनके पास कोई अपनी स्क्रिप्ट है, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर है खास, तो वो उसे दिखा सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो उसे बचा सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बना के और उनमें इनको इंट्रोड्यूस करके। ठीक है भाई, तो आर्टिकल 29 हमें पता चल गया। तो भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 29। नेक्स्ट, जो तुम सोच रहे हो ना कि सर बाकी आर्टिकल्स भी तो एक्सप्लेन कर दो, बाकी आर्टिकल्स के लिए ही कल का सेशन है। ठीक है, तो बिल्कुल लोड मत लेना, सब कुछ कवर होगा फंडामेंटल राइट्स की, एक एक चीज। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल? मैं आपको बताता हूं, देखो आर्टिकल 20 ऑब्वियस सी बात है, स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 के बीच में फ्रीडम का राइट है। तो आर्टिकल 20 में भी कुछ हमें फ्रीडम्स मिली हुई हैं, कुछ राइट्स मिले हुए हैं। जैसे आर्टिकल 20 ये कहता है कि आपने अगर क्राइम किया है, मान लो किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, ठीक है, आर्टिकल 20 कह रहा है कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया और वो क्राइम प्रूफ हो गया कि इसी ने किया है, और वो क्राइम, ठीक है भाई, प्रूव हो गया कि ये उसी व्यक्ति ने किया है, उसी व्यक्ति ने किया है, ठीक है। तो किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया और ये क्राइम प्रूफ हो गया कि ये उसी व्यक्ति ने किया है, तो उसके पास 3 फ्रीडम्स हैं, 3 तरह का प्रोटेक्शन है, 3 तरह की फ्रीडम है, 3 तरह की छूट है।
अब तुम बोलोगे सर कौन सी छूट है, तो पहली छूट तो यह है, पहली छूट तो यह है कि भैया जिस टाइम पर क्राइम किया, जिस टाइम, जिस डेट, जिस ईयर में, यानी जिस समय, लिख देता हूं मैं, जिस समय पर क्राइम किया, जिस समय पर क्राइम किया, उस वक्त जो लॉ है, उस वक्त जो कानून है, उस वक्त जो कानून है, उसके तहत ही सजा मिलेगी, चाहे तुम्हारा फैसला आए 25 साल बाद, 30 साल बाद। तो जिस समय पर क्राइम किया उस वक्त जो कानून है उसके तहत ही सजा मिलेगी, चाहे सजा मिले 25 साल बाद। और 25 साल में तो कानून चेंज हो चुके होंगे, पर आपने जिस टाइम पर क्राइम किया उस टाइम पर जो लॉ है उसके हिसाब से ही, उसके हिसाब से ही सजा मिलेगी। ठीक है भाई। और दूसरा प्रोटेक्शन क्या है, 3 प्रोटेक्शन है यहां पे। दूसरा प्रोटेक्शन क्या है, दूसरा प्रोटेक्शन यह कि अगर एक क्राइम करोगे उसके लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, एक क्राइम एक ही बार पनिशमेंट। सेम क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी या ना मिल सकती। तो याद रखना, एक क्राइम एक ही बार पनिशमेंट। ऐसा नहीं कि एक बार क्राइम किया, एक बार सजा काट के आ गया, दोबारा से उसको वापस भेज दिया जेल में, चल भाई तू निकल। तो याद रखना बेटा, तो जिस समय पर क्राइम किया उस वक्त जो कानून है उसके तहत ही सजा मिलेगी। दूसरा, एक क्राइम एक बार ही पनिशमेंट, एक क्राइम एक बार ही पनिशमेंट। और तीसरी फ्रीडम, तीसरा प्रोटेक्शन क्या है, तीसरा फ्रीडम क्या है कि भैया ध्यान से देखो, जो व्यक्ति गुनहगार है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, कोई आया है। देखो भाई, जो व्यक्ति गुनहगार है, जो व्यक्ति गुनहगार है, कल्प्रिट है, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बन जाए। तुमने मूवीज वगैरह में देखा ना, पुलिस वाले तोड़ते हैं, बोल तू नहीं क्राइम किया है, कोर्ट में एक्सेप्ट करना कि तू नहीं क्राइम किया है, पुलिस वाले तोड़ते हैं ना। हां चलो भाई, हॉल वाला एक को हो रहा है, अरे ससुरा गेट बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 अभिषेक, वो सेशन भी होगा, टेंशन ना लो। जो व्यक्ति गुनहगार है उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाए, अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाए। विटनेस तो दूसरा ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 फ्रीडम्स हैं यार आर्टिकल 20 में। कौन से आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 20। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो अगर किसी के ऊपर अपराधों की दोष सिद्धि हो जाए, है ना, किसी ने क्राइम किया और प्रूव भी हो गया कि उसने क्राइम किया, तो उस सिचुएशन में भी 3 छूट तो हैं कि जिस टाइम पर क्राइम किया उसी टाइम पर सजा मिलेगी, चाहे सजा मिले 40 साल बाद और उस दौरान कितनी ही बार लॉ बदल गया हो, आपको उसी लॉ के हिसाब से मिलेगी जिस टाइम पे आपने क्राइम किया था, जो उस टाइम पे था। दूसरा, एक क्राइम करोगे एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, यानी नो डबल जियोपार्डी। और तीसरा, जो व्यक्ति गुनहगार है उसे उसी के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता कि क्राइम तूने ही किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन लेड अंडर आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मानव तस्करी पर रोक
किसके अंतर्गत रखी गई है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझते हो ना? पुरुषों का और बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी होती है किस लिए? बताओ बेटा, मानव तस्करी होती है किस लिए? बॉडी ऑर्गन्स के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के लिए। वही महिलाओं की तस्करी होती है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मानव तस्करी पर एक तो रोक लगनी चाहिए। मानव तस्करी क्रिमिनल ऑफेंस है, यह आर्टिकल 23 में है। और आर्टिकल 23 में मानव तस्करी के अलावा, मतलब ये मानव तस्करी पर तो रोक लगाता ही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर तो रोक लगाता ही है, साथ ही साथ बेगारी पर भी रोक लगाता है, फोर्स्ड लेबर पर भी रोक लगाता है। बेगारी मतलब फोर्स्ड लेबर। अगर आप किसी से जबरदस्ती काम करवा रहे हो, पहली बात तो उसकी इच्छा नहीं, पहली बात तो उसकी इच्छा नहीं। जैसे हम लोगों के घर में करवाते हैं ना मम्मी पापा कि हाँ भाई चल आरओ में से पानी की बोतल भर दे, कितना आलस आता है ना, बहुत गंदा काम है वो। वहां पे हम 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते, तो मम्मी बोल रही है जाओ आरओ में से पानी की बोतल भर दो, तो हम बोलते हैं कि हमारी इच्छा नहीं है, और वो काम करवाते हैं हमसे तब भी, और फिर हमें उसके बदले पैसा भी नहीं मिल रहा। तो ये तो क्या हुआ, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ससुरो ये घटिया एग्जांपल्स नहीं लेने, ठीक है, ये घटिया एग्जांपल नहीं लेने। हाँ ध्यान से देखो। तो यहां पर फोर्स्ड लेबर का मतलब है कि आपने किसी, मान लो कोई व्यक्ति है, उससे आपने काम लिया कि भाई ऐसा करो, यहां पे ये ईंटें पड़ी हुई हैं इनको हटा दो, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। पहली बात तो उसका मन नहीं है, वो बोल रहा है नहीं नहीं भैया मैं मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा। आपने जबरदस्ती उसको काम पे लगा दिया, और उसके बाद आपने वादा किया कि 500 रुपए दे दूंगा। जैसे ही वो बोलता है कि ठीक है काम हो गया पैसे दे दो, बोला चल 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 निकल यहां से, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, ये तो बेगारी हो गई, उसकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए और बेगारी को रोकने के लिए हमारे पास है आर्टिकल 23। समझ में आया भाई? चलो बिल्कुल वो एग्जाम्पल घर के काम का था, मम्मी की चप्पल आएगी, फ्लाइंग चप्पल एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, एकदम निशाना पड़ के जाएगा बढ़िया वाला। चलो भाई ठीक है, बिल्कुल घर के अंदर नहीं चलते फंडामेंटल राइट्स। घर के अंदर बेलन, जूते, चप्पल, मुक्के, झाड़ू, हाँ वाइपर। चलो भाई ध्यान से देखो नेक्स्ट। भाई मालूम है एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, बहुत जबरदस्त मूवी, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है बच्चों, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेस के आधार पर हो यानी प्रजाति के आधार पर, चाहे वो कास्ट यानी जाति के आधार पर, चाहे वो रिलीजन यानी धर्म के आधार पर, चाहे वो जेंडर यानी लिंग के आधार पर, और चाहे वो प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह आर्टिकल 15 में है। ठीक है, चलो तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स बच रहे हैं ना आज, ये कल हो जाएंगे, पार्ट 2 इसलिए प्लान किया हुआ है ताकि सिस्टमेटिक वे में पढ़े हम लोग। चलो भाई जल्दी बताओ, which article of the Constitution of India says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? बताओ, ये तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल आर्टिकल 21। अब तो ये इतनी बार डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। 21 भाई 21 में ही तो है, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी जीवन की सुरक्षा, यानी जीवन जीने का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है यहां पर, एक तो है ना भाई, जीने का अधिकार है, जीवन की सुरक्षा है, और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। अब भाई सीधी बात है कि आपको जीने का अधिकार मिला हुआ है। मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट से, ठीक है भाई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा,
भाई सीधा सीधा बोला हुआ है कि आपको जीने का अधिकार है, जीवन की आपकी सुरक्षा आपको मिली हुई है। कोई भी आपको अपने जीवन से, कोई भी आपको अपने जीवन से यानी आपके जीवन से वंचित नहीं कर सकता। ठीक है भाई, किसी भी नागरिक को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, बस एक जगह पर किया जाएगा, अगर आपने कोई हीनियस क्राइम कर दिया है, कोई ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसकी सजा ही फांसी है, तो जज साहब जब फांसी की सजा सुनाएंगे तब ये नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके कि जज साहब फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 21, मार तो नहीं सकते आप मेरे को। समझ रहे हो, ये उस टाइम पे नहीं चलेगा। जज साहब जो है, तुमने सुना है वो एक कॉमेडियन जो लाइन बोलता है, जज साहब हैं वो जुबान से पोछा लगवा देंगे पूरे कोर्ट में। समझ रहे हो भाई, बाकी और भी कुछ बोलता है वो मैं यहां बोल नहीं सकता, वो क्लास की डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद 21 याद रखना, जीवन जीने की सुरक्षा है, तो याद रखना बेटा। तो यहां पर आपको आपकी लाइफ से आपको कोई दूर नहीं कर सकता, बस कोई घटिया काम आप कर गए तो बेटा फिर लटका दिए जाओगे, फिर मत बोलना कि जीवन जीने का अधिकार है। और दूसरा, अपने जीवन में कुछ भी करो, ब्याह करो, कुंवारे रहो, है ना भाई, ब्याह करो, कुंवारे रहो, फॉरेन ट्रिप्स पे जाओ, मत जाओ, ठीक है, कुछ भी करो पर वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चीजें लीगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं मर्डर कर दिया और बोल रहे हैं जीवन में कुछ भी करो, राइट है, ठोक दिया, मन कर रहा था ठोक दिया, ये नहीं करना है। समझ में आ रही है बात, लीगल काम करने, कुछ भी करो। तो याद रखना भैया, आपकी अपनी पर्सनल लिबर्टी, जो करना है करो, बट इट शुड बी लीगल, तभी सुरक्षित है ये सारी के सारे आपके अधिकार। चलो बेटा, तो ये हो गया आर्टिकल 21। और इस तरीके से हमारा आज का ये जो सेशन है ये खत्म होता है। कल लेके आएंगे पार्ट 2 जिसमें बचे हुए फंडामेंटल राइट्स होंगे, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर चलेंगे, हम शुरू करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है भाई, तो जिसने भी अभी तक ये बैच नहीं लिया है फटाफट से ले लो। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट प्राइस, बेस्ट टाइम, इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता तैयारी का। अगर लेट करोगे तो चीजें बर्डन बनेंगी, पर ये परफेक्ट टाइम है। ठीक है भाई, चलो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।